नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज एक नए फंड के बारे में हम बातचीत करेंगे और उसके फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात कराएंगे। ये फंड बिल्कुल नया है, अभी इसका एनएफओ शुरू होने वाला है और उसमें आपके लिए निवेश के बहुत अच्छे मौके बन सकते हैं। तो फंड किस तरीके का है, क्या होगा उसमें, क्या खासियत है, क्यों नया एनएफओ लेके आए हैं, इन सब पे चर्चा होगी। तो थोड़ा फंड के बारे में बेसिक जानकारी आपको दे दें। इस फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड। अब जैसा कि नाम से इससे लग रहा है कि इसमें कुछ डिफरेंट थीम्स होंगी सेक्टोरली, जहाँ पे कुछ नया काम हो रहा है, कुछ नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नई चेंजेस हो रहे हैं, उसमें डिसरप्शंस हो रहे हैं। उस तरह की थीम को इस फंड के अंदर शामिल किया जाएगा। ये फंड जो है 10 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में खुला रहेगा इसका एनएफओ। आप उस समय इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके फंड मैनेजर हैं वैभव दुसाद। तो आज हम वैभव से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस फंड की खूबी क्या है, खासियत क्या है। और जैसा कि इसके नाम से लग रहा है कि कुछ इनोवेशन वाली चीज़ें इसमें होंगी, तो उसको हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं डीप डाइव करूँ इस फंड के बारे में, पहले ज़रा वैभव से समझते हैं कि इस मार्केट में जहाँ भी कुछ अता पता नहीं लग रहा, बड़ी अनसर्टेनिटी है, डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, वैसे में ये फंड लाने की योजना इन्होंने बनाई, तो मार्केट का व्यू क्या है? वो बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। इस फंड के जरिए हम फंड मैनेजर को समझने की कोशिश करते हैं फंड से ज़्यादा। तो मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से जब आप इस फंड को लेके आ रहे हैं इस समय, मार्केट का आपका व्यू क्या है? सर, मार्केट में आप देखें तो पीक से मार्केट करेक्ट हुआ है। एफआई की सेलिंग काफ़ी एग्रेसिव रही है लास्ट 18 महीने में। और अभी जब मार्केट करेक्ट हो गया है, तो हम लोगों का जो इंटरनल मार्केट मॉडल है, इंटरनल वैल्यूएशन मॉडल है, वो सब इंडिकेट कर रहे हैं कि हम लोग अभी वी वी आर इन दी न्यूट्रल जोन। बेसिकली हम न्यूट्रल जोन में हैं। वैल्यूएशंस कुछ हद तक करेक्ट हुए हैं और ग्रेजुअली मार्केट एक अट्रैक्टिव रेंज के अंदर आना स्टार्ट हुआ है। ग्लोबल लेवल पे मैक्रो अनसर्टेनिटीज अभी भी हैं, बट उसके बावजूद ये करेक्शन एक्सपेक्टेड था। हम लोग काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे और इस करेक्शन के बाद हम लोग मार्केट पे न्यूट्रल हैं। हम नेगेटिव नहीं है इस लेवल पे मार्केट में। और यहाँ से मार्केट और करेक्ट होता है तो डेफिनेटली फ्रॉम अ 3 ईयर पर्सपेक्टिव, 3 साल के पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल्स आएंगे। एंड करेक्शन और होता है तो 1 साल के पर्सपेक्टिव से भी मार्केट एक इंटरेस्टिंग लेवल पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम पॉजिटिव रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट मे बी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न शायद ना हो, बट एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव रिटर्न यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सिचुएशन जो 8-9 महीने पहले थी, उस टाइम्स में फ्रॉम रिटर्न पर्सपेक्टिव इम्प्रूव हुई है और टाइम करेक्शन भी हुआ है मार्केट में और एब्सोल्यूट करेक्शन भी हुआ है। तो इसके लिए नेक्स्ट 12 महीने में वी कैन बी बिट कंस्ट्रक्टिव ऑन द मार्केट। अमेरिका में आप देखिए जो इकोनॉमिक डेटा है, वो चाहे पीएमआई का डेटा हो या डेट की तरफ पैसे मूव होने का डेटा हो या वहाँ पे अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा हो, ये एकदम अब विजिबल है। ऐसे में क्या हम अपने आप को डिकपल करके चलेंगे कि हम यूएस में मान लीजिए बहुत खराब भी होता है तो हमारे ऊपर ज़्यादा असर नहीं आएगा? नहीं, तो ये कहना मुश्किल है कि अगर यूएस इकोनॉमी काफ़ी खराब होती है तो इंडिया पे असर नहीं आएगा। इंडिया पे भी इम्पैक्ट आ सकता है उसका। सबसे ज़्यादा उस केस में इम्पैक्ट जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, जो कि इंडिया में लार्जली टेक्नोलॉजी फ्रंट पे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसका होगा, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है यूएस और यूरोपियन इकोनॉमी से। बट अगर हमारा डोमेस्टिक सिचुएशन देखें, तो इसमें आई थिंक क्रूड ऑयल के अलावा आई थिंक कुछ स्लो डाउन है यहाँ पे कंजम्पशन में। अर्बन स्लो डाउन है, रूरल स्लो डाउन है।
बट कुछ फंडामेंटली ऐसा नेगेटिव नहीं लगता है। गवर्नमेंट इज डूइंग राइट ऑन ऑल दी फ्रंट्स। तो इसमें ऐसा कुछ बहुत नेगेटिव इंडिया स्पेसिफिक नहीं लगता है। हम्म, ये स्लो डाउन कब खत्म होगा, उस पे शायद टाइमिंग करना मुश्किल है, बट आई थिंक, आई होप कि ये स्लो डाउन टेम्पररी होगा। गवर्नमेंट का फोकस है कैपेक्स पे, कंस्ट्रक्शन पे, रियल एस्टेट पे। तो ये सब जो है मीडियम टर्म में मल्टीप्लायर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं हम्म, इकोनॉमी में। और इनके कारण आई थिंक मीडियम टर्म में वेज आउटलुक जो है वो भी इम्प्रूव हो सकता है, रियल वेज आउटलुक। इन्फ्लेशन मॉडरेट हो सकता है। तो आई मीन काफी सारा लास्ट 12 मंथ्स में हो चुका है। वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन आल्सो इन लास्ट 12 मंथ्स। हम्म, काफी सारी इंटरेस्ट रेट हाइक्स भी हो चुकी हैं अभी। अब इंक्रीमेंटली यहाँ से और कितनी होंगी, मे बी शायद अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो पेस स्लो डाउन होगा इंटरेस्ट रेट हाइक्स का, मे बी पॉज भी हो सकता है। हम्म, सो इसमें काफी सारे मेबीज हैं, बट आई थिंक अगर जी। तो सर्टेन होते मार्केट के वैल्यूएशंस भी कुछ और होते, तो मार्केट इज प्राइसिंग इन सम ऑफ दीज अनसर्टेनिटीज एज वेल। अगर कुछ अनसर्टेनिटीज प्ले आउट नहीं होती है तो यू कैन एक्सपेक्ट एक हेल्दी रिटर्न मार्केट में। ओके, तो जो बुल केस सिनेरियो बन रहा है उसके सपोर्ट में कुछ चीज़ें हैं इस इकोनॉमी में, भारत की इकोनॉमी में खास तौर पे, जैसे कि जीएसटी कलेक्शन काफ़ी रोबस्ट है, तो उसको भी कुछ लोग ये लेके चल रहे हैं वैभव। मतलब रूरल इकोनॉमी काफी टाइम से वीक रही है इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट स्पेंडिंग। तो वो एक लो बेस पे रिकवर हो सकती है। फिर फेस्टिव सीजन्स हैं इंडिया में, फिर उसके बाद जनरल इलेक्शंस हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव स्टोरी बन सकती है इन सब के अराउंड अगले 9 से 12 महीने में। रूरल इकोनॉमी या छोटे शहरों में अभी रिकवरी थोड़ी सी स्लो पेस है, लेकिन अब वापस लौटते हैं अपने फंड की तरफ, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि फंड के नाम से ही है कि एक इनोवेशन फंड आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे पहले बताइए कि ये जो इनोवेशन फंड है, ये इसके पीछे आपकी सोच क्या है, इसका मतलब क्या है, इनोवेशन से क्या मतलब आपका, किस टाइप की कंपनीज या थीम्स या सेक्टर्स आप चुन रहे हैं? नहीं, आई मीन इनोवेशन एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं फंडामेंटली बताता हूँ कि इनोवेशन आप देखेंगे लास्ट 20 years और इवन इफ यू गो बिफोर दैट, आई मीन इनोवेशन एक एक बहुत बड़ा ड्राइवर रहा है मार्केट कैप क्रिएशन का। इनोवेशन एक बहुत बड़ा ड्राइवर रहा है ग्रोथ क्रिएशन का। और ग्रोथ क्रिएशन से मल्टीपल एक्सपेंड होते हैं, मल्टीपल एक्सपेंशन से मार्केट कैप क्रिएशन होता है। तो आई थिंक लास्ट 20 years में जो भी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल स्टोरीज रही हैं इंडिया में और यूएस में और मे बी दूसरे और मार्केट्स में, उन सब में एक सक्सेस टुवर्ड्स इनोवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। ना कुछ कंपनीज बहुत एक्सट्रीमली ज्यादा सक्सेसफुल हुई हैं, कुछ कंपनीज कम सक्सेसफुल हुई हैं और कुछ कंपनीज नहीं सक्सेसफुल हो पाई हैं। बट ये एक बहुत बड़ा ड्राइवर रहा है हिस्टोरिकली मार्केट कैप क्रिएशन का। अब इनोवेशन आप देखें तो इनोवेशन भी बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे कैटेगराइजेशन हो सकते हैं। हम लोग जैसे सोचते हैं, एक तरीका ये भी सोचने का है कि इनोवेशन एक रेडिकल इनोवेशन हो सकता है, और या डिसरप्टिव इनोवेशन हो सकता है, या इंक्रीमेंटल इनोवेशन हो सकता है। तो बेसिकली कंपनीज इन तीनों कैटेगरीज में किसी भी कैटेगरी में हो सकती है जो कि फोकस कर रही है बेसिकली। तो इनोवेशन प्रोडक्ट लेवल पे हो सकता है, प्रोसेस लेवल पे हो सकता है, सर्विसेज लेवल पे हो सकता है, सॉल्यूशन लेवल पे हो सकता है। तो एक बहुत वाइड कैटेगरी है, बट काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। इसमें फोकस इस पे एक्सक्लूसिवली उन सब ट्रेंड्स पे है जिसमें कि एज यू आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि इसमें ग्रोथ रेट्स आर काफी डिफरेंट है वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस।
बेसिकली उन ट्रेंड्स में। अच्छा वैभव, मुझे ये बताइए, क्योंकि मुझे थोड़ा एग्जांपल समझिए, क्योंकि वैसे तो इनोवेशन हर फील्ड में हो रहा है, फार्मा में भी हो रहा है, बैंकिंग में भी हो रहा है, एयर ट्रेवल में हो रहा है, होटल में हो रहा है, ट्रैफिक में, इवन माइनिंग में भी हो रहा है। मैं चूंकि फिर तो ये एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला थीम होगी, हर जगह हो रहा है इनोवेशन। आप जब इस थीम को पकड़ रहे हैं तो आप कहीं पे फोकस करेंगे, कहीं पे अलाइन करें अपने आप को, वो क्या इनोवेशन आप देख रहे हैं? तो बेसिकली आई थिंक हम लोग जो फोकस कर रहे हैं, जैसे कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लीजिए, उसमें एक माइग्रेशन जो एसयूवी में हुआ, तो मार्केट शेयर गेन एसयूवी में हुआ। फिर उसके बाद अभी ईवी है, ईवी 4 व्हीलर में है, 2 व्हीलर में है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है बेसिकली। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स बेसिकली जो कि एक ऑटो इंडस्ट्री में हो रही है। हम लोगों का फोकस उन सब स्टोरीज में रहेगा जो हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म में जो इनोवेशन सस्टेन करेगा, जिसकी की ड्यूरेबिलिटी 3, 5, 10 इयर्स होगी। वो थीम एक लॉन्ग टर्म थीम बनेगा आगे जाके, और उसमें कौन सी कंपनी जो है, जो सबसे ज्यादा सीरियस है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली इन्वेस्ट कर रही है, जिसके पास सबसे ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी और पार्टनरशिप्स हैं, जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उस इनोवेशन थीम को लेके उसमें सक्सेसफुल होने की, उसमें मार्केट शेयर गेन करने की, और उसमें एक अच्छी रेवेन्यू और प्रॉफिट्स बनाने की फ्यूचर में। तो हम लोगों का फोकस वो रहेगा कि हम हर एक पीस में से कुछ कंपनीज, कुछ उस तरह की कंपनी शॉर्टलिस्ट करें हर एक थीम, हर एक सेक्टर में से, जो कि इसमें लीडर होंगी, जो कि आज परहैप्स लीडर नहीं है, जो कि फ्यूचर में लीडर्स हो सकती हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो हम लोगों का कोशिश वो रहेगी कि हम उस तरह से इसके पोर्टफोलियो को डेवलप करें। ओके तो इसमें अपने जो आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, इसमें मार्केट कैप का कोई रिस्ट्रिक्शन होगा क्या? सेक्टोरल कोई रिस्ट्रिक्शन होगा क्या? कितनी कंपनियां रखेंगे आप, ये सब बताइए जरा। फंड काफी सेक्टर्स को इनकम्पास कर सकता है। जैसे आपने बताया, इनोवेशन काफी सारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स में भी हो रहा है, और न्यू एज सेक्टर्स में तो ऑफ कोर्स हो ही रहा है। तो इसमें काफी डाइवर्स सेट ऑफ कंपनीज आ सकती हैं। इसमें मार्केट कैप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सभी कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और सेक्टर वाइज आई थिंक इसमें काफी सारे सेक्टर्स आप देखेंगे तो उसमें कुछ एक सेक्टर्स हैं जिसमें कि द पेस ऑफ इनोवेशन इज बिट हायर। जैसे कि आपको मैंने बताया, कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एक सेक्टर है, डिफेंस एक सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, फार्मा, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम। तो काफी सारे ये सेक्टर्स हैं जिसमें कि काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। रिटेल एक सेक्टर है जो कि काफी अहेड है इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। और कुछ एक ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि पेस ऑफ इनोवेशन माइट बी स्मॉलर। वहाँ पे शायद उन सेक्टर्स का अंडर रिप्रेजेंटेशन रह सकता है उन सब सेक्टर्स में। लाइक आप बैंकिंग सेक्टर देखेंगे तो उस सेक्टर में सारी कंपनीज इनोवेटिव नहीं है। मे बी कुछ कंपनीज इनोवेटिव हैं, कुछ कंपनीज कम इनोवेटिव हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस थीम को और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा इनोवेशन होने की गुंजाइश है, जिसको इस फंड के अंदर शामिल किया जा सकता है।